ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज से दिल्ली में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। भारत दौरे पर आई जापान की पीएम सनाए तकाइची करेंगी पीएम मोदी से मुलाकात। दोनों देशों के बीच साझेदारी की उम्मीद। आर्थिक सुरक्षा और एआई सहयोग पर संयुक्त घोषणाओं की संभावना। यूपी टेट आज से शुरू, 3 दिनों तक चलेगी परीक्षा। 60 जिलों में 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। वाराणसी के दाल मंडी में 5 मस्जिदों पर पीडब्ल्यूडी का चला पीला पंजा। 5 मस्जिदों के प्रबंधन ने दी थी ध्वस्तीकरण के लिए सहमति। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिदों पर चले हथौड़े। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए एलजी सेना ने तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को किया रवाना। व्यापक सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच अमरनाथ यात्रा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आ रही है जहां पर 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। भारत दौरे पर जापान की पीएम सनाए तकाइची। 3 दिन की भारत यात्रा पर जापान की पीएम जापान की प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ साझेदारी की उम्मीद है। आर्थिक सुरक्षा और एआई सहयोग पर संयुक्त घोषणाएं की संभावना। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंची है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जो भारत और जापान के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है। अपने दौरे के दौरान पीएम तकाइची आज होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने का एक बेहद खास मौका है। इस शिखर सम्मेलन में जापान की पीएम सनाए तकाइची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगी। यह वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेंगी। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावनाएं हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है और यह यात्रा इसे आगे ले जाने में सहायक होगी। दोनों देशों के संबंधों में आर्थिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। दोनों देश आर्थिक सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिज और दवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इस दौरान कई समझौतों पर आर्थिक सुरक्षा व एआई सहयोग पर संयुक्त घोषणाओं की भी संभावना है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां यूपी में आज टेट परीक्षा। यूपी टेट आज से शुरू, 3 दिनों तक चलेगी परीक्षा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 60 जिलों में 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। बनाए गए हैं 955 केंद्र। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगी। इसमें प्रदेश के 60 जिलों से करीब 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों से भी 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा कुल 955 केंद्रों पर होगी। महाराष्ट्र में टेट का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों ने सैकड़ों कोचिंग संचालकों के नंबर निगरानी पर लिए हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने परीक्षा पारदर्शिता और निष्पक्षता से कराने की बात कही। वर्ष 2021 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से कराई गई टेट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसी कारण इस बार एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। तो आपको बता दें यूपी टेट का पेपर देने आया हूँ, जौनपुर से आया हूँ और व्यवस्था यहाँ काफी ठीक है। सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी शायद बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगी, लेके चल रहा है। और ये शिव शरण सरकार की जो मंशा है नकल विहीन कराने की, क्या दिख रहा है उस तरीके से? हाँ, लगभग अभी दिख रहा है। यहाँ पर एग्जाम देने आए हैं हम यूपी टेट का, और पेपर जो है काफी, यानी कि जो व्यवस्था है यहाँ पर काफी बढ़िया है। बायोमेट्रिक है और चेकिंग करके ही अंदर जाने दिया जाएगा।
और ये जो नकल यानी पेपर लीक है ये नकल विहीन है, यानी पेपर विहीन है और काफी कड़ी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर तैयारी बढ़िया है। हम यही प्रयागराज के पास में ही है। व्यवस्था तो अभी तो ठीक ठाक है, व्यवस्था ठीक ठाक है और शासन भी मुझे लगता है फिलहाल ठीक ठाक है। थोड़ा पेपर का लेवल तो अब पेपर देने के बाद ही पता चलेगा। पूरी तैयारी करके आई है? तैयारी तो मेरे से पूरी है, पेपर देने के बाद पता चलेगा कि हम कितना अटेंड कर सकते हैं, कि क्लियर हो पाता है या नहीं। अच्छी व्यवस्था चल रही है। अब उसके बाद जैसे पेपर होता है तभी बता सकते हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज से यूपी टेट परीक्षा शुरू हो चुकी है और ये 3 दिन तक चलेगी। वहीं एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों ने पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिस तरीके से 955 केंद्र शासित किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ये परीक्षा कराई जा रही है। 2 से 4 जुलाई तक चलेगी और 60 जिलों में 955 केंद्रों पर ये परीक्षा कराई जा रही है। 19,94,000 से भी अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी परीक्षा है और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के पास या शासन प्रशासन के लिए ये होगी कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से ये पूरी परीक्षा संपन्न हो। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी पूरी तैयारियां की गई हैं। चाहे सुरक्षा की बात हो, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जो कि अत्याधुनिक सर्विलांस की चीजें हो सकती हैं वो उनकी स्थापना की गई है। साथ ही साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न होने पाए, किसी तरह की कोई नकल न होने पाए, जो शिक्षा माफिया उनकी न चलने पाए, तो तमाम चीजों का ध्यान इसमें रखा गया है। और अगर हम इस परीक्षा की बात करें तो 2, 3 और 4 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा का जो समय है वो 9:30 से 12:30 और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक ये परीक्षा हर दिन आयोजित की जाएगी। लखनऊ की अगर बात करें तो करीब 1 लाख के आसपास परीक्षार्थी लखनऊ में है जो परीक्षा देंगे इन 3 दिनों के दरमियान। और इसको लेकर पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि नकल विहीन पारदर्शी परीक्षा संपन्न हो सके। जी ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें यूपी टेट परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है और ये 3 दिन तक चलेगी, जिसके लिए 955 केंद्र बनाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 6 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक। 2/3 बहुमत से तय होगा चंपत राय और अनिल मिश्रा का भविष्य। ट्रस्ट में बदलाव की जरूरत नहीं, बोले दिनेंद्र दास। आपको बता दें राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद पहली बार 6 जुलाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार वोटिंग से होगा। इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगी। ट्रस्ट के बायलॉज में किसी पदाधिकारी को सिर्फ उसके पद एवं दायित्व से मुक्त करने का प्रावधान है। यदि चंपत राय को महासचिव पद से हटाया भी जाता है तो वे ट्रस्ट के सदस्य बने रहेंगे। यही व्यवस्था अन्य पदाधिकारियों पर भी लागू होगी। वहीं वर्तमान में ट्रस्ट के 14 सदस्यों में से 2 सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बैठक में 12 ट्रस्टियों की राय ली जाएगी। पूर्व की बैठकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैयाजी जोशी और विश्व हिंदू परिषद के दिनेश चंद्र आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते रहे हैं। इस बार भी उनके शामिल होने की संभावना है। वहीं विप के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा और केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे को भी आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा सकता है। यदि उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाता है तो उनकी भूमिका भी निर्णायक होगी। ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का कहना है कि ट्रस्ट में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। बैठक अब जल्दी होने वाला है। आज सूचना आएगा तो बता दें कहाँ होगा क्या होगा। रामलाल पर विश्वास बनाए रहो, सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक रहेगा। गोपाल भी ठीक हो जाएगा, हम भी ठीक हो जाएंगे। हम तो किसी की इस्तीफा जब गलती देखो तभी तो इसे कोई गलती है नहीं, कैसे इस्तीफा देंगे। हम तो कभी भी करेंगे तभी हम नहीं स्वीकार होंगे। गलती देंगे तभी बोलें, गलती पाए ही नहीं किसी बोल दें। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 6 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक होगी और इसमें 12 ट्रस्टियों के नाम सामने आए हैं जो इस बैठक में क्या फैसला लेंगे, क्या होता है इस बैठक में, क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मामला है अब ट्रस्ट के भीतर बड़े फैसले की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। 6 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर सभी की नजरें जो है टिकी हुई हैं
और सूत्रों के मुताबिक महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर इसी बैठक में फैसला हो सकता है। ट्रस्ट के बायलॉज के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगा। अगर महासचिव पद से हटाए भी जाते हैं तब भी चंपत राय ट्रस्ट के सदस्य जो है बने रहेंगे। फिलहाल 2 ट्रस्टियों के इस्तीफे के बाद 12 सदस्यों की राय अहम होगी। बैठक में संघ और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होने की संभावना है। ऐसे में 6 जुलाई की बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि ट्रस्ट के भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक मानी जा रही है। जी ठीक है रवि, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें 6 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक होगी और इस बैठक में 2/3 बहुमत से तय होगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का भविष्य आगे क्या होने वाला है। अगली बड़ी खबर आ रही है जो वाराणसी से, जहां वाराणसी में 5 मस्जिदों पर पीला पंजा चला। वाराणसी की दाल मंडी में 5 मस्जिदों पर PWD का चला पीला पंजा। 5 मस्जिदों के प्रबंधन ने दी थी ध्वस्तीकरण के लिए सहमति। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिदों को किया गया है ध्वस्त। वाराणसी की दाल मंडी में 5 मस्जिदें तोड़ी गई हैं। 11 घंटे चली कार्रवाई में ईना 50 से 60% तक का हिस्सा तोड़ दिया गया। एक मस्जिद की करीब 20 फीट ऊंची 2 मीनारों का गिरा दिया गया। पूरे दिन करीब 200 मजदूर हथौड़े से मस्जिदें गिराने में जुटे रहे। प्रशासन ने भी दाल मंडी जाने वाले रास्ते को टीन शेड लगाकर बंद कर दिया था। मौके पर सुरक्षा के लिए 1860 जवान तैनात रहे। इनमें PAC की 7 कंपनियां, CRPF की 1 बटालियन, RRF की 1 बटालियन और स्थानीय पुलिस फोर्स शामिल है। यह कार्रवाई दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत की गई है। चौड़ीकरण परियोजना की जद में कुल 6 मस्जिदें आई हैं। इनमें से 5 मस्जिदों के प्रबंधन ने पहले ही ध्वस्तीकरण के लिए सहमति दे दी थी, जबकि एक मस्जिद को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इस बीच पुलिस प्रशासन ने मीडिया को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने से भी रोक दिया। दरअसल दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत 181 मकानों और 6 मस्जिदों को हटाया जाना है। अब तक 162 मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। इनमें से 80 मकानों को पूरी तरह जमींदोज किया जा चुका है। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत 181 मकानों के साथ यह 6 मस्जिदें भी प्रभावित हो रही हैं। इनमें लंगड़े हाफिज मस्जिद, निसारन की मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद, संगर रमर मस्जिद और मस्जिद मिर्जा करीमुल्ला बेग शामिल है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत 5 मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है, PWD ने जो पीला पंजा चलाया है, वहीं साथ साथ 181 घरों को भी तोड़ दिया गया है। हाँ, हम बता दें कि आपको जो है कड़ी सुरक्षा के बीच आज जो है 4 मस्जिदों को जो है ध्वस्त किया गया है और यह लगातार जो है कार्यक्रम 2 महीने चल रहा है और वहाँ बने दुकानें भी जो है चौड़ीकरण के लिए कई दुकानें भी जो है तोड़ी गई हैं। तो दुकानों तो इसके पहले भी तोड़ी गई हैं, लेकिन आज जो है 4 मस्जिदों के साथ साथ कई दुकानें भी ध्वस्त किया गया है और काफी वहाँ फोर्स तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पावे। और फोर्स जो है कल से ही वहाँ तैनात है और 4 मस्जिदों के साथ साथ कई दुकानें भी तोड़ी गई है। और कुछ लोग तो जो मस्जिद टूटी है उसमें रजामंदी भी बता रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि रजामंदी के मतलब लोग समझौते के अनुसार जो है 4 मस्जिदें गिराई गई हैं। और लेकिन जो दुकानदार हैं, जो दुकानें तोड़ी गई हैं, उन लोग काफी प्रशासन से नाराज हैं। उनका जो है यह कहना है कि अभी तक कोई भी मतलब हमको नोटिस तक नहीं मिली है कि मस्जिद दुकान तोड़ने के लिए। ठीक है राजेश, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। वाराणसी में 5 मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है। PWD का पीला पंजा चला है 5 मस्जिदों के ऊपर। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है रांची से, जहां जमशेदपुर हत्याकांड पर लामबंद विपक्ष।
जमशेदपुर की घटना पर बीजेपी करेगी मशाल जुलूस, कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने उठाए सवाल। जमशेदपुर में आज शाम मशाल जुलूस, 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद की घोषणा की गई है। दोषी पुलिस अधिकारियों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा, बोली बीजेपी। जमशेदपुर की घटना रोंगटे खड़ी करने वाली, बोली बीजेपी। जमशेदपुर हत्याकांड का मामला लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड की ध्वस्त कानून व्यवस्था को राज्य स्तर की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की घटना केवल एक हत्या नहीं बल्कि कानून के शासन पर सीधा हमला है। झारखंड में रूल ऑफ लॉ का गंभीर संकट है। ये बात वे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की घटना के विरोध और प्रदेश में ध्वस्त से ध्वस्ततम हो चुकी है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जमशेदपुर शहर में शाम को भाजपा और आम जनता के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 3 जुलाई को राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ जमशेदपुर पूरी तरह बंद रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य सरकार एवं पुलिस प्रशासन ने प्रदेश की विधि व्यवस्था को लेकर तत्काल ठोस कारगर कदम नहीं उठाया तो झारखंड बंद भी करने का काम पार्टी करेगी। आदित्य साहू ने इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सभी पर 302 का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग के साथ सभी दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। हम लोग परमानेंट मांग कर रहे हैं, अनुकंपा और किसी का भी सरकारी नौकरी दिया जाए, लेकिन अभी वो लोग आउटसोर्सिंग में दे रहे हैं, प्राइवेट तौर पे दे रहे हैं सब कुछ। वो लोग ना ही वो लोग मान रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में वो हत्या हुई है, ठीक है। उन लोग कुछ एडमिट भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं आप लोग लिख के दीजिए, हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। और नौकरी भी जो है वो टेम्पोररी बेसिस पे हम देंगे, मतलब आउटसोर्सिंग में देंगे। है कि नियम संगत वही है, नियम नहीं है, उसका प्रावधान ही नहीं है, तो हम कैसे नौकरी देते हैं। देखिए, हिमांशु की जघन्य हत्या जो है इस पूरे राज्य सरकार के ध्वस्त हो गई विधि व्यवस्था का प्रतीक बन गई है। पूरे राज्य में लोगों का आक्रोश दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। जमशेदपुर में जनता का अपार समर्थन मिल रहा और कल जमशेदपुर बंद रहेगा। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने आज शाम को मशाल जुलूस निकालने का जो किया है ऐलान, वहीं कहा है कि कल जो है वो झारखंड बंद का ऐलान भी हो सकता है लगातार। तो क्या कार्रवाई हुई है इस हत्याकांड को लेकर, आगे की क्या प्रक्रिया है, पूरा विस्तार से बताइए। अंकिता, हिमांशु हत्याकांड ने जो है उसके विरोध में आज जमशेदपुर में एक मशाल जुलूस निकाला जाएगा और कल जो है इसके विरोध में कल जमशेदपुर बंद का आह्वान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किया गया है। उसके लिए सरकार जो है 6 थाने में थाना क्षेत्रों को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। जो जमशेदपुर के एसएसपी थे जो उनको बदला गया था, अब नए एसएसपी वहां के एहतशाम वकारिब होंगे और सरायकेला के जो भी सरायकेला खरसावां के एसपी जो होंगे वो मनोज स्वर्गियारी होंगे। यानी कि ये दोनों पुलिस अधिकारियों की जो है से बदली हो गई है। ये दोनों अधिकारियों को नया कमान मिला है। दूसरी तरफ जो है कल मौत के 45 घंटे बाद कल देर रात तक परिजनों और प्रशासन के बीच समझौता हुआ। उनकी पत्नी को नौकरी देने की मांग पर सहमति बनी, तब जाकर वहां पर जो है पोस्टमार्टम हुआ और उनके अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अभी तक जो है मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल जो है वो फरार है और उसकी जो है पुलिस ने तस्वीर जारी की है और उस पर 2 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। जिस दिन है वो पहले ही दिन मौत के ही दिन जो है सोनू राम सरदार और राहुल को घटनास्थल से चाकू के साथ गिरफ्तार कर दिया गया, जेल भेजा गया था। और डीडी की बार के जो मालिक है नीरज सिंह, उनके घर भी कल छापा पड़ा है और उनकी जो है वो घर पर नहीं मिले हैं, लेकिन उनकी 2 कार और कुछ संपत्ति उनकी जब्त कर ली गई है। तो कल जो अरविंद सिंह के उनके जो पिता हैं, हिमांशु के पिता, उनके बयान पर जो है 11 जो नामजद अभियुक्त दर्ज किए गए हैं और उन पर केस किया गया है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि पुलिस लगातार कह रही है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
और जो उसको मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल है उसकी छापेमारी के लिए लगातार जो कोशिश की जा रही है। और पुलिस ये जो है आम जनता से भी कहा गया है कि आप उसके बारे में कुछ अगर सूचना मिलती है तो दीजिए, आपकी सूचना जो है गुप्त रखी जाएगी। लुभाव ये कि पूरी तरह प्रशासन मुस्तैद है और दूसरी तरफ जो है विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। आज उसके लिए जो जब मसाल जुलूस निकलेगा और जब कल बंद की घोषणा होगी तो आने वाले वक्त में ये बताएगा कि आखिर क्या होगा। जी ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है जम्मू से, जहां जम्मू में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना। बाबा बर्फानी के स्वागत को तैयार कश्मीर एलजी सेना ने तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। अब 57 दिन गूंजेगा हर हर महादेव। व्यापक सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बीच अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे सालाना यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। इस मौके पर बोलते हुए बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है और उन्होंने इसके सुचारू रूप से संपन्न होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने श्रद्धालुओं में बढ़ते उत्साह का जिक्र करते हुए और यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की। कश्मीर घाटी में बालटाल और पहलगाम बेस कैंप दोनों जगहों पर बम बम बोले का जयघोष करते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हरी झंडी दिखाए जाने से कुछ घंटे पहले सीआरपीएफ की 137वीं बटालियन के जवानों ने K9 यूनिट के साथ मिलकर ऊधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की जांच पड़ताल की, ताकि यात्रा के लिए तैयारी और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। श्रद्धालु प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यह यात्रा करते हैं, जो भगवान शिव का प्रतीक है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख दाऊद, आज से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है, हरी झंडी दिख गई है, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। सुरक्षा की बात करेंगे, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल, आज बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप भगवती नगर से उनको आज सुबह 6 बजे रवाना किया गया है। और ये जो पहला जो ग्रुप है ये कम से कम 4,500, जिसमें दोनों मर्द और औरतें भी हैं, और कम से कम 250 से गाड़ियां, जो पहला जो ग्रुप है उनको रवाना कर दिया गया है पहलगाम की तरफ से। तो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी तैनात है, तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन यात्रियों को। और साथ साथ में जो अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में हर जगह पे जो यहाँ के लोग हैं वो रोडों पे इस्तकबाल कर रहे हैं, उनको हाथों में, उनके हाथ में फूल है, लोग जश्न मना रहे हैं, और ये जो यात्री है ये भी बम बम बोले करके आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जोश और वलवला देखने को मिल रहा है। ठीक है शेख दाऊद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र में, जहां मानसून की एंट्री के साथ तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दी दस्तक। दिल्ली में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र, यूपी समेत 12 राज्यों में बारिश, आंधी का अलर्ट। मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के बांद्रा और जुहू में कई जगह सड़कें जलमग्न हो गई हैं। देश के कई राज्यों में अब मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर में भी मानसून पहुंचने से बारिश शुरू हो गई है। कई इलाकों में तेज वर्षा हो रही है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्वजीत सोनी। सर्वजीत, भारी बारिश की संभावना है, जिस तरीके से मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं जो मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, मानसून ने दस्तक भी दे दी है। सर्वजीत, आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।